हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्थ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यानी क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 को पूरी तरीके से डिटेल के साथ साथ मैं पढ़ाने वाला हूं। फुल एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाऊंगा जो कि आप लोग को बस पढ़ लेना है, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। आप लोग कंप्लीट तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाएगा और मैं आप लोग को ये गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एकदम फटाफट से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि 100% वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। बस थोड़ा सा बोरिंग आप लोगों को फील नहीं करने है, क्योंकि पढ़ाई में लोगों को बोरिंग लगता है और क्या होता है कि और कोई चीज देखने में बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को बोर नहीं होना है, पूरी तरीके से पढ़ते रहना है। बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड पर मैं पढ़ाने वाला हूं और ये न्यू पैटर्न पर। ठीक है, और चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर नाम है। ठीक है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पढ़ करके और देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको जो इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा जाने वाला है, वो सारा कुछ आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन के साथ मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप लोग को कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर के नोट्स को ले सकते हैं और एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद जो एक सभ्यता आई थी वो वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2600 से 1900 बीसी तक था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और वैदिक सभ्यता की जो थी 1500 से 600 बीसी तक। तो आज हम लोग बिल्कुल वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था हमारा, वो नगरीय सभ्यता था। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे ये जो है वैदिक सभ्यता आई और इसमें जो है राजा किसान नगर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, इसमें कैसे जो विकसित हुई थी, कैसे कैसे यहाँ के लोग रहन सहन थे, कैसा जो है वेशभूषा थी, खान पान कैसी थी, राजनीति कैसा था, वो सब कुछ हम लोग जो है इसी चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बस अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, पॉइंट पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहना हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो है अस्तित्व में आई थी। ठीक है, जैसे कि 2600 ईसा पूर्व से जो है 2600 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1900 तक ये क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, 1500 यानी बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो है यानी ग्रामीण सभ्यता रही थी। कौन? वैदिक सभ्यता। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। यह एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसका काल जो था 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, किसका काल? वैदिक सभ्यता का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए आर्यों की भाषा क्या थी और जो इस सभ्यता में लोग रहते थे वो कौन रहते थे? आर्य लोग रहते थे। यहाँ पर बोला भी गया है वैदिक सभ्यता जो आर्यों की बसाई गई थी। ठीक है, तो आर्यों की भाषा क्या थी प्यारे बच्चों? तो इन संस्कृत थी। क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यहां पर देखिए इस समय ऋग्वेद को जो लिखा गया था, इस समय क्या गया था? ऋग्वेद को लिखा गया था। ठीक है, देखिए पूरी तरीके से समझिएगा, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को इस चैप्टर के बारे में जब पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। और उस वक्त की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों का अर्थ निकाला। पहले जो है जो यानी ग्रामीण सभ्यता जो थी वो हमारा, उसमें क्या हुआ था कि 1930 के दशक में, ठीक है, खरोष्टी लिपि और क्या थी, ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, कि पुराने जमाने में ये आखिर लिखा हुआ क्या है, मंदिरों में कुछ लिखा हुआ रहता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि मंदिर में कुछ लिख देते हैं या मतलब पत्थर से लकीर बना देते हैं या फिर और कुछ मतलब मस्जिदों में लिख देते हैं इस तरीके से। तो उसी तरह का ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। तो उसका जो अर्थ निकाला था कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1830 ईस्वी में। और ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। और क्या था? आरंभिक जो अभिलेख था और सिक्का जो था इन्हीं लिपियों का। अब सिक्का में आज हम लोग क्या लिखते हैं? एक, उसके अगर 10 रुपया का सिक्का है तो 10 लिखते हैं, महात्मा गांधी का, या फिर लिखते हैं स्वच्छता भारत। उस तरीके से हुआ करता था पहले के जमाने में। क्या हुआ करता था? यानी लिपियां हुआ करता था। ठीक है, उसको लिपि बोला था जो लिखते थे। ठीक है मेरे बच्चों, जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों में प्रियदर्शी लिखा हुआ है। क्या ना लिखा हुआ था? यानी प्रियदर्शी लिखा हुआ था। तो प्रियदर्शी मतलब होता है कि प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी मतलब क्या कि जो अशोक जो था वो अशोक को क्या कहा था जाता था?
प्रियदर्शी माना गया था। ठीक है, इसीलिए प्रियदर्शी लिखा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रियदर्शी का अर्थ होता है कि यानी मनोहर वाला राजा। मनोहर मतलब सबसे सुशील राजा, सबसे प्यारा राजा, जो कि प्रजा के बारे में सोच समझ करके काम को भी करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रियदर्शी। ठीक है, अब देखेंगे अगला अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ था। देखिए कुछ क्या था, जो अभिलेख मिला था उसमें लिखा हुआ था कैसा, राजा का भी नाम लिखा हुआ था। ठीक है, अब आप लोग के यानी जहन में सवाल ये आएगी कि सर अभिलेख क्या होता है। सर ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। अब शुरू होगी हमारे साथ क्वेश्चन, जो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है, क्या आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक जो प्रसिद्ध प्रिय शासक माना गया था। ठीक है, अशोक को बौद्ध ग्रंथों में के अनुसार जो है सबसे ज्यादा प्रियदर्शी जो है शासक माना गया था, इसीलिए उसको प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोग को प्रश्न आएगा कि ये बताइए कि प्रियदर्शी राजा किसको बोला जाता है, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा अशोक, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त मौर्य, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से रहेगा, तो आपको बता देना कि अशोक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर देखिए सबसे स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कहीं कहीं 3 मार्क्स का भी पूछ देगा। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है, देखिए अभिलेख क्या होता है इसके बारे में बताइए, अभिलेख क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पूछा है मेरे बच्चों। तो देखिए सिंपल यहाँ पर देखिए अभिलेख क्या होता है कि पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि अगर पत्थर, धातु, किसी भी धातु में लिखा हुआ मिला तो उसमें समझ नहीं आया, फिर जाकर के उसका नाम दे दिया, अभिलेख दिया। ठीक है, तो उसी को अभिलेख बोला गया, लेख को ही अभिलेख बोला गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखेंगे अगला अगला पॉइंट देखेंगे। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनके विचारों को लिखा जाता था। अब मान लिया कोई राजा अगर कोई चीज महल बना दिया, या फिर कोई बड़ा सा मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, या फिर कुछ पैसे वगैरह बना दिया, तो अपना जो है उपलब्धियों को लिख देता था उसमें, कि मेरा पहचान ये क्या है, हमने बनाया। आज हम लोग जो रोड बनाता है तो रोड में क्या लिख देते हैं कि चलो ये जो है हमारा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, या फिर ये जो है गृह मंत्री बनाया। तो इस तरीके से नाम लिखते, उस तरीके से भी उस वक्त भी हुआ करता था, इसीलिए उसको अभिलेख बोला जाता था, अपना विचारों को लिखता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। कोई योजना भी लिख लेते थे। ठीक, अगला देखते हैं। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय, अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं। इसमें क्या है कि अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय, अभियान, धार्मिक संस्थाओं में ये ज्यादातर जो क्या लिखा था, इन्हीं लिखा हुआ था। ठीक, क्या अभिलेख। ओके, अब देखिए कुछ अभिलेखों में इन निर्माण की तिथि, अब कुछ अभिलेखों में क्या मिला कि निर्माण तिथि, अब जैसे मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, या फिर रोड बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो उसमें निर्माण की तिथि लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा क्या था, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। उसमें सबसे ज्यादा जो है प्राकृत भाषा का यूज किया करते थे। ठीक है ना, तो इसको सबसे ज्यादा जो है वहां के लोग मानते थे, किसको, प्राकृत को। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है मिली है अभिलेख, जो मिली है प्राकृत भाषा में मिली है। राइट, अब देखिए प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी। प्राकृत भाषा जो थी आम जनता के लोग जो है बोलते थे। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के लोग ज्यादातर क्या बोलते थे, प्राकृत बोला किया करते थे। राइट, चलिए तो ये तो समझ गए। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेख में मिले थे। इसके अलावा जो है यानी ये सारे लैंग्वेज भी मिले थे। राइट, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र भी कहा जाता है। अब जैसे जो अभिलेख को जानता है, पहचानता है, तो उसका नाम क्या है, अभिलेख जो है अभिलेख शास्त्र भी कहा गया है, जो अभिलेख के बारे में जो है पता लगाया। ठीक, अब देखिए जनपद, अब आपको ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, या फिर 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, कि जनपद और महाजनपद में क्या अंतर है, या फिर जनपद और महाजनपद क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पूछा जाएगा। तो अब आप लोग सिंपली तरीके से समझ जाइए, आपको एकदम कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए सिंपल और सीधा सा अर्थ जनपद का क्या होता है, जन प्लस पद। ठीक है, जहां लोग आकर यानी बस जाए, ऐसा क्षेत्र है जहां लोग निवास करते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। जहां लोग जो है जनपद जो है रहा करते, अब जैसे कोई जमीन है उसमें लोग रहा करते थे, धीरे धीरे जो है उसका जनसंख्या बढ़ा,
तो क्या हो गया कि यानी जनपद जो जहां पर लोग रहते थे उसको जनपद बोला गया। और फिर क्या होगा, महाजनपद किसको बोलेंगे। अब देखो जनपद में क्या होगा कि धीरे धीरे क्या हो गया, एक जनपद था, एक गांव था, उस गांव में धीरे धीरे जो है 2500 आदमी जो है से भी अधिक हो गया। जब 2500 आदमी से अधिक हो गया तो उसका नाम दे दिया गया कि नहीं, अगर 2500 से अगर कम रहेगा व्यक्ति तो वो क्या हो जाएगा, जनपद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जनपद हो जाएगा। और वहीं पर अगर 2500 से ज्यादा अगर आदमी हो जाएगा तो वो हो जाएगा महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम दिया। तो उसी को अब यहां पर देखिए, महाजनपद लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, लोग वहां पर ज्यादा हो गए थे, इसलिए जो 2500 से ज्यादा उसको महाजनपद नाम दिया गया। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी भी होती थी। ठीक है, अब अधिकतर महाजनपद की क्या होती थी, राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। अब देखिए महाजनपद को जो बेसिकली क्या कर दिया गया था, किलेबंदी कर दिया गया था। वहां पर जो है ज्यादा अमीर लोग रहा करते थे महाजनपद में। जैसे अभी हम लोग अगर गांव में जाते हैं तो गांव के लोग में इतना जो है इतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन शहर में हर तरीके का सब कुछ मिलता है, तो उस तरीके से भी वहां पर हुआ करता था। राइट, ठीक है, किलेबंदी मतलब उसको घेराव कर दिया था। किलेबंदी राजधानी का रखरखाव सेना और नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। बताया ना, किलेबंदी जो है उसका रखरखाव के लिए और नौकरशाहों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, बचाव के लिए। अब देखिए अधिकांश महाजन पद पर राजा का शासन होता था। अब मैं बताया ना, राजा का क्या होता था, शासन होता था किसमें, महाजन पद में। ठीक है, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। इसमें क्या होता है, कई जो है लोग मिलकर के महाजनपद में यानी राज्य और समूह मिल करके काम करते हैं। जैसे अभी हमारे भी है, जैसे पूरे भारत में क्या है, जैसे पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर मानेंगे नेता में तो प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री के नीचे आप देखो जो है हर एक स्टेट में क्या होता है, एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बटा हुआ है पूरे देश को चलाने के लिए। उस टाइम भी महाजनपद को चलाने के लिए क्या क्या हुआ करता था, गण हुआ करता था और संघ हुआ करता था। ये गण संघ इसको बोला जाता है। अब देखिए गण और संघ किसको बोलेंगे वो भी जान लेते हैं। ठीक है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। अब कई सदस्य मिला हुआ है तो उसको क्या बोला जाता है, तो गण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, गण बोला जाता था। अब देखिए संघ उसको किसको बोलेंगे, संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। अब किसी संगठन या जो है किसी सभा के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता था, यानी संघ का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए गण संघ जो है इसको एक ही नाम दे दिया गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये चीज समझ में आ ही रही होगी। अच्छा आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो मैं देखिए अभी तो लाइव तो नहीं हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप लोग किसको इसको समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में यस बोलिए। क्योंकि देखिए जब लाइव चल रही तो मैं भी वीडियो आप लोग का देखता हूँ, और कौन कौन जो है स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं वो भी चीज मैं देखता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 महाजनपद, देखिए बेसिकली जो है पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, यानी मगध हुआ करता था। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मगध जो सबसे अधिक शक्तिशाली थी। अब शक्तिशाली क्यों थी, बहुत सारे तो स्टूडेंट क्या करते हैं रट लेते हैं कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से है, तो बस रट लेते हैं क्या, मगध। लेकिन क्यों शक्तिशाली, क्यों उसको बोला गया, खाली लड़ाई में या फिर झगड़ा में ऐसा ज्यादा था, ऐसा नहीं था, बताएंगे आपको, पूरी तरीके से समझिएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्मों में भी मिलता है। मगध, गंधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती, ये क्या थी, इन महाजन पद का नाम जो है कई बार जो है मिलता है, जैसे जैन धर्मों के यानी धार्मिक बुक में और बौद्ध धर्म के धार्मिक बुक में। राइट, चलिए भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। इन्हीं गण से संबंधित थे कौन, भगवान जो है महावीर और भगवान बुद्ध। ठीक है जी, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है। बस देखिए ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, आप लोग देखिए समझदार अगर हैं तो बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे समझ जाएंगे। और अगर नहीं भी समझ हमें आ रही है तो आप लोग बस डटे रहिएगा, पूरी तरीके से पढ़िएगा। क्योंकि कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग को कोशिश करते रहना है समझने के लिए। दोबारा से आप देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, या फिर अच्छे से और जो स्टडी कर सकते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा।
आएगा, जरूर से जरूर आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब पूर्व एक, यानी क्या क्या बदलाव हुआ था, यानी छठी शताब्दी जो है हुआ था, ईसा पूर्व जो हुआ था, इसमें क्या क्या बदलाव हुई थी, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो 1900 जो यानी 2600 से 1900 में आप लोगों को पता होगा, मैं बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि क्या क्या बदलाव हुआ था, क्या क्या जो वहां पर जो है परिस्थितियां आई थी, ठीक है, वो सब कुछ बताया था। लेकिन वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े तो वैदिक सभ्यता में छठी जो शताब्दी आई थी, छठी शताब्दी हम बोल सकते हैं कि हमारा छठी शताब्दी मतलब जो यानी क्या था, 1500 से 6, तो 6 जो मतलब थी वो 6 शताब्दी हम लोग बोल सकते हैं, 600, 1500 से 600, तो इसको हम लोग 600 वाला, जब 600 में चल रहा था तो उस वक्त क्या क्या बदलाव हुआ था, ठीक है। देखिए, आरंभिक राज्यों का उदय हुआ था, राज्यों का उदय होना शुरू हो गया, नगरों का उदय होना, नगर भी बनना शुरू हो गया, लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहा का क्या कर दिया कि प्रयोग करने लग गया, उसके बाद सिक्कों का भी विकास होने लगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होने लगा, ठीक है। बौद्ध और जैन बताया था कि इसमें 1500 से 16 यानी 600 ईसा पूर्व के बीच बीच जो है, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो है इसमें विकास हुआ था। एक वक्त ऐसा था जो अशोक के जमाने में कि बौद्ध धर्म इतना तेजी से फैल रहा था कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था पूरे दुनिया में, ठीक है। लेकिन कुछ वजह थी कि पतन हो गई, उसके बारे में भी हम लोग बोलेंगे कि उसका जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि पतन आखिर हुआ तो कैसे हुआ बौद्ध धर्म में, उसके बाद क्या है कि जैन धर्म में, ठीक है, वो भी सब भी चीज बनेंगे। तीसरा ऑप्शन अगला देखते हैं, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना। तो ब्राह्मणों द्वारा क्या धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना, ये भी जो क्या थी, इस उस वक्त जो छठी शताब्दी में ये भी जो है उदय हुआ था, बदलाव हुआ था, चेंजिंग हुआ था, ठीक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजा बन सकते थे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि यानी महात्मा बुद्ध जो है किस कुल के राजा थे, तो आपको आप बोल सकते हैं कि क्षत्रिय राजा के कुल थे, राजा बन सकते थे। राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से तथा भेंट वसूलना था। राजाओं का काम क्या था कि किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारियों से भेंट वसूलना था। धीरे धीरे कुछ जो है राज्य अपनी अस्थाई सेना और नौकरशाही जो है क्या करने लगा, बनने लग गया, ठीक है। नौकरशाही तंत्र जो है बनने लग गया था, राइट। देखिए, ये सब चीज आप लोगों ने, एक बेसिक चीज है, समझने वाली चीज है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अभी तो शायद समझ में आएगा, मतलब आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं भैया आ रही है, क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन बनने लग जाएगा कि इसके बारे में, जैसे आपको पूछा जाएगा कि महाजनपद क्या होता है, उसके बारे में विवरण बताएं, या फिर आपको बोला जाएगा कि छठी ईसा पूर्व में जो है क्या क्या जो है परिवर्तन हुई थी, क्या क्या बदलाव हुई थी, ये पूछा जाएगा। मगध में सबसे ज्यादा जो है मगध में सबसे ज्यादा क्या था, मजबूती स्थिति कौन सा था, सॉरी 16 महाजन में सबसे ज्यादा जो है यानी कौन शक्तिशाली था, ठीक है, वो सब चीज भी आ सकता है। तो आप देखिए, मगध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 16 महाजन पद में प्रथम कौन था, मगध था। अब देखिए, मगध का जो है यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो थी वो क्यों थी, इस वजह इसके बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए, मगध बिहार राज्य में स्थित है। अभी मगध का नाम जो है पटना, पटना भी नाम रखा गया, वो पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र भी पुराना नाम है। तो मगध जो है कहां पर है, पटना यानी बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए, मगध छठी से चौथी शताब्दी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब देखिए क्यों बन गया, ठीक है। आज अगर पूछा जाएगा कि हमारा जो है शक्तिशाली जो है राज्य कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि एक तरह का दिल्ली भी मान सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं कि यानी शक्तिशाली मान सकते हैं मुंबई को मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए ये सब चीज सारी चीज मिलती है। अब देखिए क्यों सबसे शक्तिशाली बन गया, अब वो जानते हैं हम लोग। इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण है, जैसे कि उपजाऊ भूमि, अच्छी फसल होती थी, ठीक है, उपजाऊ भूमि थी जिससे अच्छी फसल होती थी, लोहे की खादान उपलब्ध थी, उसके बाद लोहे के औजार तथा हथियार बनाना आसान था। लोहे का जो औजार था और हथियार बनाना क्या था, आसान था, सब कुछ वहां पर जो है बन जाते थे। जंगली हाथी भी उपलब्ध थे, ठीक है। सेना में हाथियों को शामिल किया था, जंगली हाथी का काम जो है सेना में भी लिया जाता था, तो इससे इसलिए ताकतवर वो था, शक्तिशाली था, ठीक है। उसके गंगा और इनकी
उपनदियों से आने जाने का रास्ता आसान था। अब ये गंगा और उसकी जो उपनदियां थी, छोटी छोटी नदियां थी, उससे क्या था कि जल के रास्ते यानी जो है रास्ता बन गया था। ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे जो है क्या, सबसे सस्ता अगर पूछाएगा कि यानी सबसे सस्ता परिवहन क्या होता है, तो आपको जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन, इसमें जो नहीं डीजल लगता है, नहीं पेट्रोल लगता है, ना ही ईंधन लगती है कोई भी, इसीलिए ये जो सबसे ज्यादा क्या जल परिवहन जो है इसको सबसे सस्ता माना गया है। सबसे ज्यादा जो है क्या करता है कि जल परिवहन से हमारे देश में जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मगध का प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। उसके क्या था, मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक भी थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो इन शासकों की बेहतर नीतियों के कारण, क्योंकि देखिए आज हमारे देश का कुछ नीति जो है गड़बड़ होने की वजह से आज हम लोग पीछे हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा पीछे हैं। देखिए आज बहुत सारी देखिए इन सरकारों की नीति जो है, नीति की वजह से भी पीछे होता है। तो नीतियां अच्छा था। ठीक है, मगध इतना समृद्ध था, पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से था। प्रारंभ में राजगृह का मगध की राजधानी हुआ करती, राजगृह जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, आप लोग को ये पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी यानी कहाँ था। ठीक है, तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको सही ऑप्शन चूज करने के लिए बोल देगा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए परंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। क्या कर दिया, पाटलिपुत्र जो पटना को बना दिया। ठीक है ना, अभी पटना नाम है, परंतु जो है 4वीं शताब्दी में 400 यानी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, उसको क्या कर दिया कि यानी पाटलिपुत्र भेज दिया उसका राजधानी। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना कैसे हुई थी, इसमें जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो होने के बाद किसको हराया था, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई या फिर मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां क्या थी। तो ये सब इस तरीके से आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन, हम वो सारे भी बना देंगे। ठीक है, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए धनानंद जो क्या था, राजा था। धनानंद जो तो क्या कर दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को हरा करके, ठीक है सॉरी, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके क्या किया कि अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता है। अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, गुरु का नाम क्या था, चाणक्य नाम था। चाणक्य जो है कहाँ का था, अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान का था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या किया था कि चाणक्य जो गुरु था, ठीक है सॉरी अफगानिस्तान नहीं था, सॉरी, तो चंद्रगुप्त जो है क्या किया था, चाणक्य तो हमारे देश का ही था। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कौटिल्य चाणक्य। तो क्या हुआ कि चाणक्य जो है बहुत दिमाग वाला था, बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि गुरु था। तो देखिए एक बार क्या किया कि चाणक्य जो है धनानंद के दरबार में गया था, तो धनानंद को क्या कर दिया कि बहुत ज्यादा जो है उसको रुसवा कर दिया, जिल्लत कर दिया, उसको क्या कर दिया कि मतलब जोशो बात बोल दिया। इसीलिए चाणक्य क्या किया, उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोला, बर्दाश्त करके आ गया। लेकिन जब जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कुछ दिमाग में चल रहा था कि हमने जो है मुझे धनानंद को हराना है, तो अब देखिए बदला लेने के लिए चाणक्य क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का हेल्प कर दिया, सहायता कर दिया कि मुझे जो है मेरा अपमान किया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मैं राजा बनाऊंगा और इतना दिमाग से जो है धनानंद को हरा करके इसको राजा बनाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक भी मतलब लेखा भी। ठीक है ना, कौन, विष्णुगुप्त, कौटिल्य चाणक्य इसको बोला जाता है। ठीक है, किसको, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हो गया कि इन्होंने क्या अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र जो है क्या था, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें जो है राजनीतिक, जो मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथ था, उसमें जो है उसी के बारे में मौर्य साम्राज्य में पूरी तरीके से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग जान सकते हैं ये जो है क्या था, एक इकोनॉमिकल नहीं था, ये क्या था, राजनीतिक अर्थशास्त्र था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमिक्स में यानी आर्थिक स्थिति के बारे में रहता है, आर्थिक स्थिति ना होकर के क्या इसमें क्या है, इतनी राजनीति के बारे में है। ठीक है, अब देखिए इनका शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है,
अब देखिए शासनकाल और वंश, ठीक है। देखिए शासनकाल जो हर्यक वंश कितना साल, देखिए 544 से 512 है। उसका नंद वंश, नाग वंश जो था ये क्या था 512 से 544, 300 सॉरी 312 से 44। उसके बाद क्या था 344, उसका नंदन वंश था 344 से 321। उसका मौर्य वंश जो था सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा लीजिए आप लोग। मौर्य वंश जो था वो 321 से 185 बीसी तक राज्य किया था, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आ गया। तो ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से क्या था 1000 बीसी तक था। उत्तर वैदिक क्या था यानी 1000 से 600 बीसी तक था। उसके बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद इसको बोला था। और नंद वंश का अंतिम धनानंद, धनानंद के नंद वंश को ही खत्म करके क्या क्या था जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ ही रही होगी। ये सब चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर। अब यहां देखिए साहित्यिक स्रोत, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। देखिए साहित्यिक बुक से जो है क्या क्या मिला है, देखिए बौद्ध धर्म के बुक जो है, जैन धर्म के जो साहित्य है उससे क्या मिलता है, प्राचीन भवन और स्तूप की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज, ठीक है। तो मेगस्थनी जो है इमारत, गुफाएं और भृत भांड, ठीक है, इसकी जो है क्या मिलती है जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। पुराण, मुद्रा राक्षस, अभिलेख, अशोक के अभिलेख और मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में जो ये सब चीज मिलती है, इस बुक से हमको ये सब चीज की जानकारी मिलती है, जैसे अभिलेख अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख में, उसके मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ से आपको देखिए कम से कम 5 से 10 मार्क्स, 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको टोटल पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके लेकर आया हूँ। अब देखिए चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। मैं बताया ना कि चाणक्य के बारे में, ठीक है, राजनीति के बारे में आपको इस अर्थशास्त्र में मिलेगा, और ना कि इकोनॉमिकल चीज के बारे में नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा देखिए इंडिका का लेखन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किया था, ये भी आप लोगों ने पढ़ाया था। इंडिका मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हैं और मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इंडिका में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया कि किस प्रकार से चाणक्य के नीति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश की जो है यानी नंद वंश को हराया था, ठीक है। और आपको बता दो किसको हराया था प्यारे बच्चों, धनानंद को हराया था, ठीक है जी। यहां पर देखिए मौर्य कला के प्राचीन भवन तथा स्तूप से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य कालीन बृहद भांड उसी मौर्य इतिहास की जानकारी जो है मिलती है। पत्थर पर लिखे अभिलेख मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य काल की मूर्तिकला मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है, ठीक है। जैसे कि पत्थर, उसके बाद क्या है कि अभिलेख से पता चलता है मौर्य की इतिहास के बारे में पता चलता है, मौर्य काल के इतिहास के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कैसा था। अब वहां पर भी जो है प्रशासन हुआ करता था, क्योंकि वो भी एक वैदिक ग्रामीण और एक तरह का थोड़ा बहुत अच्छा ही था, ठीक है, लेकिन नगरीय इसको हम लोग नहीं बोल सकते, ग्रामीण बिल्कुल था। वहां आर्य लोग रहा करते थे। आपको ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि यानी वैदिक सभ्यता में कौन लोग रहते थे या फिर कैसे थे, तो आर्य लोग रहते थे और ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे और केंद्र और राजधानी, ठीक है, 4 प्रांतीय केंद्र, ये 4 प्रांत हुआ करता था, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां भी मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना भी हुआ करती थी, ठीक है। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था बहुत ज्यादा बेस्ट और बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नौसेना का संचालन हुआ करता था, यातायात, खान पान की देखरेख, उसके बाद पैदल सड़कों का संचालन, आरोही, ठीक है, उसका अस्थारोही और हथियारों का संचालन, ये सब चीज जो वहां पर अवेलेबल था, ठीक है। अभी हम लोग मौर्य शासन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। उसके बाद मौर्य शासन जो कि अशोक का क्या उपलब्धि थी,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो सब चीज हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अब देखिए अशोक का धम्म। चलिए आज का देखिए, आज ना वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से मैं आज यहीं तक, और ये पार्ट 2 जब मैं लेकर आऊंगा तो पार्ट 2 में आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो ये सब चीज बता दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग जो है हमारे पास ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ASSACADMEY एस एस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जो ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, BBPHELP टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के आप अपने आपको जो है क्या कर सकते हैं कि जैसे भी क्लास होगा, जो भी चीज होता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर देता हूँ, इसलिए आप लोग को ज्वाइन होना जरूरी है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट 2 में, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाने वाला हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो आज का वीडियो इतना तक, और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।